हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर हम लोग इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं क्वेश्चन से संबंधित वो भी देखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दर्शन शास्त्र। दोस्तों, दर्शन शास्त्र ज्ञान का वह क्षेत्र है जो सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों का वर्णन करता है और दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। अतः जो दर्शन शास्त्र का संबंध है वो आत्मा से होता है, जिसमें व्यक्ति की आत्मा यानी कि अंतर्निहित जो ज्ञान है उसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र और भौतिकी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दर्शन शास्त्र। क्लियर? तो दोस्तों मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र के विषय का अंग माना जाता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा को कहा गया है। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइको और प्लस लोगस। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। तो दोस्तों इस तरह से जो अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी है वो शाब्दिक अर्थ उसका क्या होगा? आत्मा का अध्ययन। क्लियर? तो इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है वातावरण का, बाल विकास और पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र में पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चूंकि जो बाल विकास होता है उसका जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो वातावरण का, बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन करता है, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन करता है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन करता है। क्लियर? तो इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की बात हो रही है, तो किस तरह से इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सबसे सटीक ऑप्शन है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वजन, दृष्टि, बाल और दांत। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। जन्म से किशोरावस्था तक बालक के वजन यानी कि भार में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर किस चीज का है? क्षेत्र में अंतर है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र अलग है और बाल विकास में उसका जो क्षेत्र है वो अलग है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल विकास का अर्थ क्या है? बच्चों की लंबाई, चौड़ाई और मोटापे में विकास, मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, बच्चे का संपूर्ण विकास। डी ऑप्शन है बच्चे का विकास। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। बाल विकास का अर्थ है बच्चे का संपूर्ण विकास। किसी भी बालक का संपूर्ण विकास ही बाल विकास के अंतर्गत आता है, यानी कि बच्चे का संपूर्ण विकास बाल विकास का अर्थ है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वह विकास की किस अवस्था में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और युवा अवस्था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था। तो यहाँ पर हम देखेंगे किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है और इस अवस्था में बालक में मानसिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होते हैं तथा समायोजन न हो पाने की स्थिति में बालक में विद्रोह की भावना जागृत होती है। क्लियर? तो इस स्थिति में जो बालक होता है वो विरोधी व्यवहार प्रकट करने लगता है। तो ये जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है, क्योंकि उस समय उसके शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं और एक तरह से उसके व्यवहारिक परिवर्तन यानी कि मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, जिसमें वो सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, जिसकी वजह से वो विरोधी भावना प्रकट करता है, तो इसीलिए वो झगड़ालू प्रवृत्ति का दिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? आपका ए सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवेश, वातावरण, सामाजिक स्थिति, ये सारी चीजें आती हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर, कोलसैनिक, पियाजे और हरलॉक। तो दोस्तों आंसर इसका होगा सही आपका स्किनर, ए ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों स्किनर के अनुसार विकास एक सतत चलने और धीमी धीमी प्रक्रिया है, यानी कि जो विकास है वो धीरे धीरे और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, खिलौने की आयु कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? इसमें ऑप्शन देखिए, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो होती है 3 से लेकर के 6 वर्ष। कितना? 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। और इस पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ खेलता है। और दोस्तों स्टैनले हॉल के अनुसार बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। स्टैनले हॉल का इसमें एक स्टेटमेंट आता है कि जो बच्चे हैं, बच्चों के जो खेल हैं वो उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। यानी कि बच्चे वही सारी चीज़ें अपने खेल खेल में करते हैं, जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे, चाहे वो खाना बनाने का कार्य हो या फिर कि कृषि का कार्य हो या फिर जो भी हमारे पशु हैं उनको चारा देने का, या कुछ भी ऐसा खेल जो बच्चे अपने नियमित दिनचर्या में अपने बड़ों को करते हुए देखते हों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर विकास में वृद्धि से तात्पर्य पूछ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे विकास में वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि का मतलब यहाँ पे क्या है? वजन में वृद्धि। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक ही होती है, इसलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों यही जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये जो नहीं है ये कभी कभी जल्दी में हम नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो गलत होता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़िए तो उसको ध्यान से पढ़िए। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें पहला, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो आपको इसमें नहीं पूछा है तो ये तो आपको सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। डी है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, क्योंकि यहाँ पर देखिए निगेटिव पूछा हुआ था, तो निगेटिव आपको बस यही एक लग रहा था, जो पहला ऑप्शन था ए। क्लियर? तो यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा गया, तो विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल्यावस्था होती है 21 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो दोस्तों 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, बाल्यावस्था की यहाँ पे बात हो रही है 12 वर्ष तक। जो बाल्यावस्था होती है उसकी एज क्या होती है? वो होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। तो दोस्तों बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था का जो जन्म के बाद की दूसरी सबसे मुख्य अवस्था ये होती है, और ये होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक ये चलती है। इस अवस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है, एक तरह से अनोखे काल की संज्ञा भी दी गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
यहाँ पे देखिए गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। दोस्तों ये ऐसे ही फैक्ट इसमें आपको बताना है कि 640, 280, 150, 390। तो दोस्तों गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, वो लगते हैं 280। सामान्यतः जन्म पूर्व काल की जो अवधि है वो 40 सप्ताह अथवा 280 दिन की होती है। जन्म पूर्व काल को 3 काल खंडों में, यानी कि जो जन्म से पूर्व का जो काल होता है वो 3 खंडों में विभाजित होता है। डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। क्लियर। पीरियड ऑफ ओवन, पीरियड ऑफ एम्ब्रो और पीरियड ऑफ फेटस। क्लियर। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, और ये तीनों अवस्थाएं 280 दिन के अंदर में ही आएंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। वृद्धि को ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी, चाहे वो आपका आहार हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे स्वास्थ्य हो आपका। तो दोस्तों इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर को सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, यौन ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 16 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं और किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, यह स्वनियंत्रित होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही आपसे सबसे पहले क्या पूछा था, पीयूष ग्रंथि के विषय में पूछा था कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर बताना है ये जो आपकी सारी ग्रंथियों के नाम दिए इसमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है वो उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, यह स्वनियंत्रित होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होती है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। दोस्तों अगर हम देखें तो थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार कार्य को स्वयं करने से उद्दीपक एवं अनुक्रिया का संबंध मजबूत होगा और बालक जल्दी सीख जाता है। साथ ही कार्य को स्वयं करने से छात्र में क्या आती है, आत्मनिर्भरता अलग से पैदा हो जाती है। एक तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि जब वो कार्य को करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल विकसित होता है जिसकी वजह से वो खुद को आत्मनिर्भर कर पाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक बच्चा शिक्षा का प्रदर्शन करता है 24 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 6 माह की आयु में और 18 माह की आयु में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी भी बच्चे में, छोटे बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे कि बच्चा कितने महीने में ईर्ष्या का भाव प्रकट करना सीख जाता है। तो दोस्तों 12 माह के बच्चे के द्वारा किया गया प्रमुख व्यवहार ईर्ष्या का व्यवहार होता है। इस ईर्ष्या का व्यवहार जो होता है वो प्रदर्शित करना सीख जाता है कितने महीने में, 12 महीने में। क्लियर। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 से 7 वर्ष के बालक की बात होती है कि वो दूसरे के विचारों को स्वीकार करने योग्य क्यों नहीं होता है, उसके बारे में हमें देखना है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 6 से 7 वर्ष के बालक की बात हो रही है तो ये सी आंसर हो जाएगा क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। 6 से 7 वर्ष के बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होते हैं क्योंकि वे अहम केंद्रित होते हैं। क्लियर। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दोस्तों आज हम टोटल 20 क्वेश्चन ही देखेंगे और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है और आपको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है
और अभिवृद्धि मापनीय होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़िए तो इसमें ये जो नहीं शब्द है इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये हमें हमारा जो उत्तर है वो गलत करा देता है। यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, कौन वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। तो दोस्तों जो अभिवृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये क्या है, सही नहीं है, क्योंकि वो एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि जो हमारे शरीर की होती है वो एक निश्चित समय तक ही होती है, क्लियर, उसके बाद रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, क्लियर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 20 का सी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बहुत ही कठिन समय चल रहा है और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।